हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट्स एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट्स के साथ, और ये हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है और हमने इसमें बहुत कुछ सीख रखा है, बहुत कुछ याद कर रखा है, हमारे एग्जामिनेशन की बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। अब अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बूस्टर डोज देने के लिए हम करने जा रहे हैं हमारे सैंपल पेपर्स को, जहां से हमें एक्चुअल पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। तो भाई ये हमारा जो है सैंपल पेपर 21-22 के लिए, जहां पे हमारे पास 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आना है, जिसमें से हमारे फिजिक्स का वेटेज है 12 मार्क्स का। तो 12 नंबर के हिसाब से हमने ये पूरा पेपर जो है वो एडजस्ट किया हुआ है, और ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पेपर में कहीं ना कहीं दिखने वाले हैं। मतलब ऐसा कहूं कि ये सैंपल पेपर ना होकर के कुछ यूं कहूं तो प्रेडिक्टेबल पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस है भाई। तो चलिए फटाफट हम शुरू कर लेते हैं इस टर्म 2 के लिए पेपर 3 की क्वेश्चंस की सीरीज को। तो सबसे पहले हम जरा देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। जब हम पेपर देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, वो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। और इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि इस बार हमारे पास टर्म 1 और टर्म 2 है। तो ये टर्म 2 के हिसाब से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंस्ट्रक्शंस तो देखें, है ना। क्या चेंजेस आया भाई? तो एक चीज तो समझ में आता है कि हमारा जो टाइम हो रखा है वो हो गया है अब 2 घंटे का, और मार्क्स जो है कंप्लीटली वो 40 मार्क्स का है। ठीक है, टर्म 1 में बाकी के 40 मार्क्स के एग्जाम्स हम दे चुके हैं। चलिए अब क्या करें भाई? तो देखिए एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम फटाफट। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है यहां पे, ये तो बड़ा ही कॉमन सा है और ये हम सभी को पता है कि भैया एग्जाम देने गए हैं तो ये तो करेंगे ही, है ना। सभी प्रश्न तो अनिवार्य होंगे ही, है ना। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, पूरे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने भाई। अगला ये है कि पूरा पेपर 3 खंड में बटा हुआ भाई। पूरा जो पेपर है वो 3 पार्ट में है। अच्छा, 3 पार्ट में ऐसा नहीं कि एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। यहां पे 3 खंड में बटने का नंबर है नंबरिंग सिस्टम्स के हिसाब पे। मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के। ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप होंगे आंसर, है ना। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े लॉन्ग टाइप के आंसर्स होंगे। और अगर अपन बात करते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो वहां पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा भाई? तो एक स्टेटमेंट दी जाएगी, एक पूरा गद्यांश दिया जाएगा जिसको आप पढ़ेंगे, पढ़ करके उसी पर आधारित सवालों के उत्तर देंगे। और वहां पर भी एक बात समझेंगे कि 4 नंबर में एक बहुत बड़ा सा आंसर नहीं लिखना, 4 छोटे छोटे ही क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। मतलब कुल मिलाकर के लेंदी सा कुछ भी पेपर नहीं है, बड़ा अच्छा सा पेपर आता है। बस हमें जरूरत है क्या कि एक बार बहुत ही अच्छे माइंड के साथ में हम पूरे पेपर को पढ़ें और करना शुरू करें, क्योंकि प्रिपरेशन तो हमारी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में पूरी हो चुकी है। ठीक है ना। हम तो यहां पे अब अपने आप को एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें कितना बन रहा है, स्टैंडर्ड आंसर क्या होना चाहिए, हमें जो आता है उस आंसर में कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अगला पार्ट क्या है भाई? तो खंड अ में 7 क्वेश्चन है 2 अंक के लिए, खंड ब में 6 क्वेश्चन है 3 अंक के लिए, और खंड स में 2 क्वेश्चन होंगे आपके 4 मार्क्स के केस स्टडी बेस। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस अवेलेबल है, आंतरिक विकल्प कुछ क्वेश्चंस में अवेलेबल है भाई। तो कोई भी एक क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करना होगा जिसमें इंटरनल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चंस कैसा है। तो फिजिक्स में जनरली जो अभी तक में सेगमेंट है उसके अकॉर्डिंगली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलने वाला है हमको, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अल्टीमेटली हमारे पूरे 12 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। ठीक, चलिए तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन पेपर में हमारा नंबरिंग होगा उसके अकॉर्डिंग ही यहां पे नंबर मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारा जो पेपर है सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 6 के आसपास ही हमें ये देखने को मिलेगा, है ना। एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर चेंजेस इसीलिए है क्योंकि आपके जो खंड बने हुए हैं अ ब स,
वो खंड बेसिकली डिवाइडेड है इसी नंबरिंग्स के बेसिस पे। तो पहले खंड अ में मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारे पास है, नीचे दिए गए आरेख को देखकर निम्न दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक आरेख आपको दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है कि इधर नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मतलब ये एक तरीके से मैग्नेट है और इसके बाहर ये कुछ फील्ड लाइंस है जो प्रदर्शित की गई हैं। तो इन पर आधारित मुझे कुछ आंसर्स देने। तो पहला क्वेश्चन है, लोहे का बुरादा इस तरह के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित होता है? अगला क्वेश्चन, यह पैटर्न किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए, पहले क के आंसर की हम बात करें तो लोहे का जो बुरादा है वो इस तरीके से क्यों व्यवस्थित है भाई? लोहे का बुरादा इस तरीके से क्यों अरेंज है? तो हमें पता है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है और इस चुंबकीय क्षेत्र का अगर हम स्कीमेटिक बनाएं या चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम निरूपित करें बल रेखाओं से, तो ये अल्टीमेटली इसी प्रकार की बल रेखाएं बनती है जिस तरीके से यहां पे हमारे जो फील्ड लाइंस हैं वो अरेंज है। मतलब ये जो छोटे छोटे से लोहे के टुकड़े होते हैं, ये बुरादे होते हैं, ये अरेंज है। ये अल्टीमेटली किसको बता रही है भाई? तो ये बता रही है हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को। ठीक है, तो मतलब लोहे का बुरादा इस तरह के पैटर्न में क्यों व्यवस्थित है? क्योंकि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं उपस्थित हैं। सिंपल सी बात है भाई, क्यों है? क्योंकि बाहर साइड में चुंबकीय बल रेखाएं उपस्थित है। अच्छा, दूसरे की बात कर लेते भाई, अब ख का आंसर कर लेते हैं। यह पैटर्न किसकी व्याख्या करता है? यह पैटर्न जो है, इस तरीके का जो पैटर्न बना है, ये किसकी व्याख्या करता है? तो ये जो है, ये पैटर्न व्याख्या करता है हमारे चुंबकीय बल रेखाओं को। ठीक है, किसकी व्याख्या कर रहा है भाई? चुंबकीय बल रेखाओं को व्याख्या कर रहा है कि भाई इसके बाहर में चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार से होगी। जैसा कि हमें पता है, अगर मैं एक और दूसरे डायग्राम से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये देखिए, साउथ टू नॉर्थ ये हो जाता है, फील्ड लाइंस ऐसी बनती है भाई। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आउटसाइड जो है, आउटसाइड इस मैग्नेट के ये जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही है? नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ पे टर्मिनेट हो रही है। और इनसाइड कैसी है भाई? तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है ना? तो मतलब ये क्या? चुंबकीय बल, ये जो लाइनें जो बनाई है मैंने, ये चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शा रही है भाई। चलिए, तो मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिल गया। हम जरा बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। ठीक है, मतलब इसके अथवा वाले क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि आपको तो इनमें से एक ही करना है, लेकिन चूंकि हम यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भाई अभी तो हम दोनों ही सॉल्व करते चलेंगे, है ना? चलिए, तो देखिए, प्रदर्शित चित्र में एक खोखले कार्डबोर्ड ट्यूब के ऊपर तार को लपेटकर परिपथ बनाया गया। ये आपको दिख रहा है, ये जो है, ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रही है, ये क्या है भाई? ये कार्डबोर्ड है। ये हमारा क्या है? एक कार्डबोर्ड है। ठीक है, इसके ऊपर क्या किया है भाई? ये खोखला कार्डबोर्ड है, इसके ऊपर तार लपेटा गया। मतलब ये जो लपेटा गया है, ये क्या है? ये तार है। ये जो लपेटा गया है, ये सब तार है। अच्छा, लपेट कर परिपथ बनाया गया है, इसके आधार पर निम्न का उत्तर दीजिए। नीचे क्वेश्चन से इनके आंसर करने हैं। अच्छा, 2 मार्क्स का है देखिए, और 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में देखा 2 क्वेश्चन था, यहां पर भी तो एक नंबर के ही तो क्वेश्चन हुए ना। मतलब बहुत सारा आपको ऐसा सच परेशान होने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, परिनालिका के सिरों पर ध्रुवों को निर्देशित कीजिए। ये जो परिनालिका है, इसके सिरों पर ध्रुव बताना कि किस पे कौन सा ध्रुव है। तो देखिए, यहां पे मुझे देखने को मिला ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। और हमने एक चीज सीख रखी है कि अगर किसी ध्रुव पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहती है तो भैया ऐसा एस बनाओ और दोनों तरफ ऐसा एरो लगा दो, मतलब ये साउथ पोल हो गया। और यही अगर कहीं पर भी ऐसा मिलता है कि भाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो नॉर्थ पोल हो गया। चलिए देख लेते हैं एक बार। यहां से पॉजिटिव साइड से ये गया, ठीक है, यहां पे जो करंट आएगा वह ऐसा घूमता 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 हुआ यहां से होकर के वापस यहां आ गया।
मतलब यहां पे जो करंट ऐसा घूम करके आया है वो ध्यान से अगर देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही बन रहा है ना, ये उल्टा ही चल रहा है ना। तो मतलब यहां पे क्या बन गया, यहां पे बन गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, तो ये हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल और ये वाला हो जाएगा मेरा साउथ पोल। ठीक है, तो क्या है भाई, परिनालिका के सिरों पर परिनालिका के सिरों पर ध्रुवों को निर्देशित कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखते हैं हम, परिनालिका के सिरा ए पर ये जो ए सिरा है इस पे क्या बताया मैंने, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब नॉर्थ पोल। सिरा ए पर नॉर्थ पोल, ठीक है ना, क्या बन जाएगा यहां पे, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव बनेगा, क्योंकि धारा वामावर्त है ना, वामावर्त कहें या फिर क्या कह सकते हैं भाई, इसको ऑपोजिट कह सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। अच्छा, अब यहां से क्या समझ में आता है कि भैया वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है ना, अपोजिट तरीके से यहां पे प्रवाहित हो रही है, तो ए पर बन गया हमारा नॉर्थ पोल। इसी प्रकार सिरा बी पर क्या बन जाएगा भाई, तो यहां बन जाएगा साउथ पोल बनेगा, या फिर यूं कह लूं कि इसके भांति कार्य करेगा। तो भाई इस तरीके से आपको प्रॉपरली इसके आंसर्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो हमें समझ में भी आ गया कि भैया कहां कौन सा बनेगा और कारण भी दे दिया, तो अब चांस ही नहीं बनता ना कि यहां पे हमारे कुछ भी मार्क्स कट जाए, है ना, क्योंकि मैंने कारण भी बता दिया और ये भी बता दिया भाई। तो ये क का हमारा आंसर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा ख का आंसर। चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित कीजिए तथा परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाइए। तो देखिए ये रही परिनालिका, इसमें हमें क्या करना है भाई, चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करना है, मतलब चुंबकीय बल रेखाएं बनानी है। तो एक चीज समझते हैं, ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल और ये हो गया मेरा साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं इनसाइड कैसी होती है भाई, तो इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ। ये इनसाइड कैसी होगी, साउथ से नॉर्थ, ठीक है ना। और आउटसाइड कैसी होगी, तो आउटसाइड होती है कैसी भाई, तो नॉर्थ से साउथ। ये नॉर्थ से साउथ, ये देखिए और बना सकते हैं, एक और बना लेता हूं मैं। ये कैसी होगी भाई, तो यहां पे मुझे देखने को मिल रही है कि ये है मेरा नॉर्थ पोल, ये है मेरा साउथ पोल। तो इनसाइड तो ये हो गई, आउटसाइड ये हो गई, ठीक है ना। ये हो गई भाई, चुंबकीय बल रेखाओं को हमने निरूपित कर दिया। अब इसमें कह रहे हैं कि इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा दर्शाइए, अंदर भी दिशा दर्शा दी। ये हमारा ख का आंसर हो गया भाई, बाहर साइड भी दिखा दिया, अंदर साइड भी दिखा दिया, ठीक है ना। तो मतलब हमें समझ में आता है यहां पे कि भैया ये जो है परिनालिका, ये एक दंड चुंबक के भांति काम कर रही है ना। ये क्या हो रही है, सोलेनॉइड ना होकर के एक जो रॉड मैग्नेट था वैसे ही तो बिहेव कर रही है। तो रॉड मैग्नेट में भी तो ये होता था ना, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस क्या होती थी, बाहर निकलती थी, साउथ पोल पे जाकर टर्मिनेट हो जाती थी, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, आसान था भाई। चलिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स रखते सकते हैं ताकि आपको आगे अभी फर्दर काम आ सके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं खंड ब की। अब देखिए एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहां पे पूछ लिया इन्होंने, ठीक है ना, अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और ये उस प्रकार के क्वेश्चन है। अब इसमें समझ में आ रहा है खंड ब में, है ना, 11th का ये क है, इसका मतलब ये पूरे 3 नंबर इसी को नहीं जाएंगे, इसके साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो एक और क्वेश्चन इसके साथ में ख, ठीक है, मतलब 1.5 नंबर के दोनों क्वेश्चन हो गए। अब जूल के तापीय नियम की गणितीय व्यंजक लिखिए, है ना। तो अब ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये बेसिकली हमें पूरे नंबर दिलाते हैं, इसमें कुछ ऐसे चांसेस नहीं है कि थोड़े बहुत भी कट जाए, है ना। तो क्या करूं भाई, तो जूल का तापीय नियम अगर हम बात करते हैं तो जूल का तापीय नियम जैसा कि हमको मालूम है, H इक्वल्स टू क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। इसी की परिकलन करनी है, इसी की गणना करनी है, इसी को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो
अगर हम जूल के तापीय नियम का गणितीय व्यंजक लिखें तो हम सिंपली लिख सकते हैं यहां पे सबसे पहले कि जूल के तापीय नियम के अनुसार, जूल के तापीय नियम के अनुसार क्या होगा भाई? जूल के तापीय नियम के अनुसार तो हम लिखेंगे सबसे पहला इनका नियम ये कहता है कि ताप सदैव समानुपाती होता है, समानुपाती होता है किसके भाई? आई स्क्वायर के। ताप सदैव समानुपाती होता है प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के वर्ग के। ठीक है, अर्थात यहां पे मैं लिख सकता हूं कि H जो है वो प्रोपोर्शनल होता है भैया आई स्क्वायर के। आगे और बढ़ते हैं इसी में और लिखते हैं सेकेंड नंबर पे हम इसमें कहेंगे कि ये जो हीट है, हीट जो यहां पे निकल रही है, जो ताप निकल रहा है, वो ताप अगेन मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं समानुपाती होता है प्रतिरोध के। सर्किट में जो प्रतिरोध होगा उसके, मतलब H जो है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गया भाई? R के। थर्ड जो है वो है H जो है वो प्रोपोर्शनल है समय के। मतलब क्या? उत्पन्न ताप, उत्पन्न ताप प्रवाहित धारा के। आखिर ये समय किसकी है? धारा प्रवाह की, कि कितने देर तक आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। उत्पन्न ताप प्रवाहित धारा के समय के भी समानुपाती होती है। अच्छा, अब यहां पे एक छोटी सी बात और है, हम जरा और समझते हैं कि आखिर है क्या हीटिंग इफेक्ट का। तो अगर आप ऐसा समझें कि भाई जो आपने कॉइल देखा होगा ना, ऐसा 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 कॉइल होता है भैया जो हीटिंग के लिए यूज करते हैं, जो हीटर वगैरह में यूज करते हैं, और इसको अगर यहां से एक सोर्स से हमने सप्लाई दे दिया है तो इसमें से जब करंट पास होगा तो थोड़ी देर के बाद ये क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। इलेक्ट्रिक हीटर आप सभी ने देखा होगा, ये थोड़ी देर बाद क्या करने लगेगा? ग्लो करने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तो गर्म होने के क्या क्या फैक्टर्स थे? तो पहला तो ये धारा, दूसरा क्या, ये जो है इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी ज्यादा हीट होगी। ये समानुपाती का क्या मतलब होता है भाई? जितनी ज्यादा प्रतिरोध होगी उतनी ज्यादा हीट होगी। ठीक उसी प्रकार यहां पे हमने क्या लिख लिया कि ये समय के भी क्या होगा? समय के भी ये हो जाएगा हमारा समानुपाती। अब तीनों को मिला देते हैं, ठीक है। उपरोक्त ऐसा लिख सकते हैं, उपरोक्त समीकरणों से क्या मिलेगा भाई? तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। H प्रोपोर्शनल टू ये आई स्क्वायर, यहां से R और यहां से T, तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको भाई ओपन कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी, और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा K, जिसका मान हम कह लेंगे भैया कितना हो जाए? 1। ठीक है, तो मतलब कितना हो गया? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यही है जूल का तापीय नियम। ठीक है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, यही है हमारे जूल का तापीय नियम। तो मतलब इतना सारा आंसर हमको इसके अंदर लिखना है 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स भी नहीं, इनफैक्ट मैं कहूं तो 1.5 नंबर के लिए, है ना, क्योंकि इसमें एक ख पोर्शन भी है, जैसा कि मैंने शुरू में ही अभी आपको बताया। चलिए, तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का ब पोर्शन, है ना, मतलब ख पोर्शन, बेसिकली सेकेंड पोर्शन। 96,000 कूलम आवेश को 2 घंटे तक 40 वोल्ट विभवांतर द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तब इससे उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। देखो उसी पर बेस्ड है जो अभी हमने निकाला, इसी के ऊपर बेस है। ठीक है ना। H इक्वल्स टू क्या होना है भाई? आई स्क्वायर आर टी। अब भाई इसमें क्या दिख रहा है? तो मुझे कुछ कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके ले आनी पड़ेगी, है ना, कुछ कुछ काम और भी करना पड़ेगा। जरा हम देखते हैं इस H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी को और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है हम लिखते हैं क्या? दिया गया है। जैसे ही आपके सामने न्यूमेरिकल्स आए, सबसे पहला काम है आप लिखेंगे दिया गया है। जैसे ही आप ये लिख देंगे और आप ये लिख देंगे कि आपको क्या निकालना है,
तो आपका बहुत आसान हो जाएगा ये समझना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है ना भाई, मुझे पता है कि ये चीज गिवन है, ये चीज निकालनी है, तो मेरे दिमाग में सभी फॉर्मूले लगभग याद हैं, तो मैं रिलेट तो कर ही सकता हूं ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा। भाई आपको न्यूमेरिकल्स देखते से ही सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है, भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे बनेगा। अरे भैया पेन तो चलाओ, डेटा लिख दीजिए, आप सिर्फ आपसे क्वेश्चन बनेगा। सबसे बड़ा हर्डल यही है कि हम ये नंबर देखते और छोड़ देते। भाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, यही तो सबसे अच्छे हैं। ये 1.5 का है तो पूरे 1.5 मिलेंगे, सोचना ही नहीं है कि कुछ कटेगा, और ये आपसे बनेगा भी, इसकी भी चिंता न करें यार हमसे तो बनता ही नहीं। हमसे बनता नहीं है, उसका मुख्य कारण क्या है कि हम पेन नहीं चलाते, बस इतनी सी बात है। आपको बनता है, ये आपको आता है, लेकिन आपने उसको शुरू नहीं किया है। बस एक बार आप शुरू कीजिए, देखिए अभी बनेगा आपको। चलिए, तो दिया गया, क्या दिया गया भाई, कूलम लिखा हुआ। कूलम का मतलब क्या, तो कूलम का मतलब है भैया ये आवेश है, आवेश की इकाई होती है ना कूलम, तो भैया ये आवेश हो गया। तो मेरे पास दिया गया है कि Q इज इक्वल्स टू 96,000 कूलम। ठीक है, अच्छा 2 घंटे तक, मतलब टाइम दे दिया गया हमें 2 घंटे तक, 2 आवर्स। हम करेंगे, कुछ और भी मेहनत करनी है इसमें। 40 वोल्ट विभवांतर द्वारा प्रवाहित किया गया, तो 40 वोल्ट विभवांतर मतलब V की वैल्यू दे दी गई 40 वोल्ट। अच्छा, इससे उत्पन्न ऊष्मा मतलब H निकाल दीजिए। अब देखिए, ये मुझे गिवन है, मुझे पता है कि H इक्वल्स टू होता है I² RT। यहां V दिया है, Q दिया है, T दिया है, लेकिन यहां पर ना तो R का मान है, ना ही यहां पर I का मान है। तो क्या करें भाई, तो इसके लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वहां से हम इसको वैल्यूज कैलकुलेट करके ले आ सकते हैं। ये जो था, ये जूल का तापीय नियम था हमारा। लेकिन अगर हम इसी को चाहें लिखना, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले को, H इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम, ताप बराबर शक्ति इंटू समय। ठीक है, इसको अगर अपन ओपन करते हैं तो P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, IV, क्योंकि हमने एक चीज याद कर रखी, VIP, उल्टा पढ़िए, VIP। VIP कौन होता है भाई, पावरफुल, तो पावर इक्वल्स टू IV इंटू टाइम। एक फॉर्मूला ये भी तो बन सकता है। ठीक है ना, कैसे बन रहा है, अगर मैं एक स्टेप और लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। V इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, IR ना, तो एक काम कीजिए, इस V को रिप्लेस कर दीजिए, तो I इंटू IR इंटू टी। अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया भाई, I² RT। ठीक है ना, क्या मिल गया, I² RT, यही तो है। तो मतलब मैं इसको ऐसा भी तो कर सकता हूं, इसको पलट भी तो सकता हूं। मैंने पलट करके नया फॉर्मूला अपने लिए तैयार किया, क्या, IV इंटू टी। इससे फायदा क्या हुआ, क्यों किया मैंने ये, हमें कैसे एग्जाम में समझ में आएगा कि यही करना था। तो मुझे एक बात समझ में आया कि भाई V दिया है, R दिया नहीं था, तो मैं R अलग से क्यों कैलकुलेट करूं, मैं इस यहां पे V ले आ देता हूं ना। तो मतलब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया IV इंटू टी। अब फिर कहेंगे तो फिर क्यों किया भाई, I भी तो नहीं दिया था आपको, लेकिन मुझे पता है कि मुझे I का मान मैं इससे निकाल सकता हूं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, और ये मुझे दिया, देखिए आवेश, और नीचे दे दिया है मेरे को समय। अब हो जाएगा मेरा काम, चलिए करता हूं मैं। तो I इक्वल्स टू Q, Q की वैल्यू कितनी भाई, 96,000। अब टाइम दिया है आवर्स में, तो भैया 2 इंटू, अब भैया आवर्स में तो नहीं चलेगा ना, क्या करना पड़ेगा, सेकंड में। तो इस आर को मिनट में कन्वर्ट करूंगा 60 से गुणा, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा और 60 से। या आपको डायरेक्टली भी याद है कि 3600 सेकंड होते हैं, सीधे 3600 से भी कर सकते हैं। मैंने स्प्लिट करके रखा क्योंकि मुझे इसको काटना भी तो है, इसलिए बस, और कुछ नहीं। तो भैया चलिए काटा पीटी करना शुरू करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। तो 2 जीरो तो मुझे यहां से एलिमिनेट होते हुए दिख रहा है। ठीक है ना, अब क्या करूं, तो ये हो जाएगा मेरा 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 32 36, बच्चों 48, 52 60, बच्चक 72, 12 8 96। ठीक है ना, तो ये 6 और 2 से इसको 8 बार में मैं काट सकता हूं। अब ये कितना बचा भाई, तो I बराबर बच गया मेरा 80/6, ये नीचे एक 6 बचा हुआ, 80/6। अब क्या करें, और चाहे तो इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर अभी थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देता हूं। क्यों छोड़ूंगा, गुणा करने ले चलूंगा V में, शायद वहां कुछ कट जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, I इक्वल्स टू इतना एम्पियर। अब भाई I निकल चुका, मुझे निकालना था हीट, मुझे तो H चाहिए था इस फॉर्मूले में। H इक्वल्स टू क्या, VIT।
अब रखिए भाई, V का मान उन्होंने दिया है 40, मैं रख देता हूं। I का मान मैंने कैलकुलेट किया 80/6, ये भी रख लिया। समय का मान मुझे दे रखा गया है यहां पे कितना, 2 आवर्स, ठीक है ना, तो इसको भी 2 × 36 × 3600 कर देता हूं। अच्छा, यहां पे एक और काम कर सकते थे, ये जो नीचे था ये पूरा का पूरा वैसे ही रखते हैं, वो भी कट जाता सीधे सीधे। खैर ठीक है, चलिए यहां पे देख लेते हैं भाई, अब क्या काम कर सकता हूं मैं, तो मैं यहां पे कर सकता हूं ये 6 से इसको कैंसिल आउट और बाकियों को गुणा, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 8 से करेंगे 8 चौके 32 गुणे 2 गुणे 3600 बटा में 6, ठीक है। अब 6 से चाहें तो इसको काट दीजिए, 6 6 36 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। अब 600 से करना है तो ये हो गया भैया 6 दूनी 12, यानी 32 गुणे 1200। अब हो गया भैया आसान, है ना, 2 0 का 2 0 ऐसे ही रख दीजिए, 12 दूनी 24 का 4 2 और 12 तिया 36 और 2 38। ये हो गया भैया, इतना हीट हमको निकलेगा, इतना जूल। अब इसको हम एक और काम कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू दिख रही है तो किलो जूल में बदल देते हैं, तो 1000 से इसको विभाजित कर दीजिए, 1000 से विभाजित करेंगे तो किलो जूल बन जाएगा। तो 1000 मतलब कितना, 1 2 3 0, मतलब H इक्वल्स टू मुझे मिल गया 38.4 किलो जूल। कैसे मिला, इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, ये 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा, 1 0 बचेगा तो 0.1 अंक लेफ्ट में खिसक जाएगा। तो इस आधार पे हमने कर लिया भाई, ये हमें मिल गया 38.4 किलो जूल। इसका भी आंसर मिल गया, ये हो गया भैया 1.5 मार्क्स का। अच्छा, अभी यहां पे आपको दिख रहा होगा कि यार बहुत सारा समय लग गया, बड़ा लेंदी सा हो गया। नहीं, समय नहीं लगा, अगर ये आप कर रहे होते तो ये बहुत कम समय में होता, ठीक है ना, ये अगर आप कर रहे होते तो सीधे क्लिक होता और बहुत कम समय में होता, ठीक है। चलिए, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए भाई, तो हमारा अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ठीक, परिपथ देख लेते भाई, ये रहा परिपथ, एक 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, एमीटर लगा हुआ है ना, ये स्विच लगी हुई है, 4 और 2 ओम ऊपर लगे हैं, 3 और 3 के 2 नीचे लगे हुए हैं, ठीक है भाई। क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले तो सबसे पहले पूछ रहे हैं भैया इसका पूरा रेजिस्टेंस निकाल दीजिए। तो क का आंसर मैं जरा सॉल्व करता हूं। क्या करना है, पूरा हमें निकालना है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध अल्टीमेटली। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी सर्किट बना लेता हूं, ठीक है, ऐसा ही कुछ है भाई, बाकी को छोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा अपने लिए काम कर लेता हूं, यहां पे मैं यहां पे ए मार्क कर देता हूं, यहां पे बी मार्क कर रहा हूं। अब मैंने इसको डिटैच किया हुआ, आपको जरूरी नहीं है पेपर में ऐसा मार्क करना, है ना, आपको सीधे सीधे डायग्राम बना के कर सकते हैं। मैंने यहां पे क्या कर दिया भाई, 4 ओम ये, 2 ओम ये, 3 ओम ये और 3 ओम ये। तो यहां पे हम अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम थोड़ा सा प्रॉपरली लिखेंगे। अगर हमें सिर्फ सॉल्व करना हो तो हमें सीधे सीधे दिख रहा है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई। हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो देखिए यहां 4 ओम एंड 2 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है तथा 3 ओम एंड 3 ओम भी श्रेणी क्रम में है और यह कुल प्रतिरोध मतलब कौन सा, 4 ओम एंड 2 ओम के समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब क्या समझ में है भाई कि ये जो दोनों श्रेणी क्रम में है ना, ये भी श्रेणी क्रम में और ये आपस में समांतर क्रम में। तो नीचे यहां के बाद से ऐसा करके लिख सकते हैं, अतः इन दोनों का आर इक्विवेलेंट है ना, 4 ओम एंड 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमारा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 4 + 2।
कैसे पता? तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूं मैं भाई, यहां तक कर ही लिया तो और कर लेते हैं। क्या लिख लेंगे भाई? R1 प्लस R2। सीरीज में क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ देते, तो R1 प्लस R2 मतलब कितना हो गया भाई? 4 प्लस 2 बराबर 6 ओम। ठीक है, इसी प्रकार 3 ओम और 3 ओम ये भी दोनों सीरीज में, 3 ओम एंड 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तो क्या निकलेगा भाई? 3 ओम और 3 ओम का तुल्य प्रतिरोध। तो यहां पर भी ये सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों में भी R1 प्लस R2, तो सीधे सीधे लिख देता हूं मैं 3 प्लस 3 दैट इज 6 ओम। अब क्या करें भाई? तो अब मुझे ये मिल रहा है कि ये 6 ओम है ना, R इक्विवेलेंट 1 और R इक्विवेलेंट 2 लिख देता हूं। अब R इक्विवेलेंट 1 एंड R इक्विवेलेंट 2 दोनों समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में कोई चीज होगा तो भाई हमने समांतर क्रम के लिए पढ़ा है कि होता है क्या? ऊपर गुणा R1 R2 अपॉन नीचे जोड़ R1 प्लस R2। ठीक है, तो क्या कर दे भाई? R1 R2 मतलब 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6, 6 इंटू 6 मतलब 36 अपॉन में 12, 12 से काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, मतलब कितना आ गया भाई? 3 ओम। यानी इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया? 3 ओम। हो गया भैया आंसर। ठीक है ना, 1.5 नंबर के लिए मेहनत करनी है भाई, 1.5 नंबर के बराबर का हमको लिखना तो पड़ेगा। ये हो गया हमारा भाई 1.5 नंबर का काम, 3 ओम हो गया भैया इसका आंसर। ठीक, आसान है। वैसे तो आपको देख करके ही बन गया होगा कि 4 2 का 6 और 3 का 6 और 6 का कितना हो जाता भाई? तो 6 का आधा हो जाएगा, कितना? 3। ठीक है ना, तो ये तो देख के भी बन गया होगा आपको, लेकिन भाई एग्जाम में ऐसा नहीं करेंगे, एग्जाम में अपन प्रॉपरली लिखेंगे, इसीलिए मैंने पूरा प्रॉपरली लिखा है। नहीं तो आप तो सिंपली उठाए और बोले भाई कुल प्रतिरोध, हाँ भाई चलो आओ 3 ओम। क्यों? क्योंकि हमें तो आ गया है ना, हम तो सीख चुके हैं, हम ये सीख चुके पहले ही इसको, हमको ये हर एक तरीके के सर्किट डायग्राम्स आते हैं, बहुत सारे सर्किट डायग्राम्स हमने सीखा हुआ है भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने ख पोर्शन को, एमीटर से कितनी करंट पास होगी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि एमीटर से कितना करंट पास होगा, यहां से करंट कितना प्रवाहित होगा। तो भाई एमीटर से कितना करंट पास होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा इस सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है, क्योंकि जितना करंट आई यहां से जाएगा, जो स्प्लिट अप होनी थी वो यहीं होनी थी, वापस आकर के ये दोनों ज्वाइन हो गए और यहां से तो आई ही आएगा। तो मुझे इस स्प्लिट अप में भी बहुत सारा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां निकाल, तो यहां तो वो पूरा का पूरा करंट आएगा भाई। तो क्या करें, तो यहां पे सेकंड का आंसर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम फिर सेकंड का आंसर कैलकुलेट करते हैं। चलिए, आई होप इसका हो गया होगा आपके पास। हम जरा आंसर कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए बस इतना सा स्पेस लेते हैं, यहां पे हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे भाई। क्या करेंगे, तो देखिए यहां पे हम आंसर कर देते हैं ख के आंसर में एमीटर से प्रवाहित धारा। तो एमीटर से प्रवाहित धारा निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या भाई, धारा बराबर, ठीक है, किस फॉर्मूले से, तो देखिए मैं वो भी थोड़ा सा लिख देता हूं, ओम के नियम से। 1.5 नंबर और चाहिए ना भाई पूरे, तो बाकायदा लिखेंगे ओम के नियम से। ओम ने क्या कहा था भाई, हमने क्या याद किया, ओम वीर थे, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहां से मुझे I क्या मिल जाएगी, I इज इक्वल्स टू मिल जाएगा V अपॉन आर। I को यही छोड़िए, R को नहीं चलेगा, तो V अपॉन आर। अब भैया V की वैल्यू यहां पर गिवन है कितनी, 6 वोल्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है कितना, 6 वोल्ट। तो मैंने V की जगह पे लिख दिया 6 वोल्ट अपॉन R। R कितना है भाई, तो R ये निकल के आया मेरा 3 ओम, खत्म। कितना भाई, 2 एम्पियर। तो इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी, धारा एमीटर से 2 एम्पियर प्रवाहित होगी। आसान है भाई, ठीक है। मेन मेहनत क्या था, वो रेजिस्टेंस निकालने में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे ही आया, मुझे पता है कि भाई I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, रखा और हमारा आंसर मिल गया। ठीक, चलिए तो ये भी हो गया भाई, हमारा 12 नंबर भी हो गया। चलिए आगे बढ़ जाए जरा, इसी का इंटरनल चॉइस है ना, सेकंड क्वेश्चन भी है। आपको 2 समान दिखने वाली लोहे की छड़ें दी गई है,
आप बस इन दोनों छड़ों का उपयोग करके कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सी छड़ चुंबक है और कौन सी नहीं है। आपके पास दो छड़ दे दी गई और दोनों सेम दिख रही है ना, ऐसा एकदम सेम टू सेम दिख रही है भाई, एक ये है और एक ये, ठीक है। अब दोनों में से लोहे की छड़ कौन सी है और कौन सा चुंबक है, कैसे पता करेंगे भाई? तो एक बात समझते हैं, अगर यहां पे जो लोहे की छड़ होगी, है ना, उसके पास में कोई ध्रुव नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ध्रुव नहीं होगा, और अगर वो चुंबक होगी तो उसके पास में ध्रुव होगा। अगर कोई इनमें से चुंबक है तो उसके पास क्या होगा भाई? एक हो जाएगा मेरा साउथ और दूसरा क्या हो जाएगा मेरा नॉर्थ पोल। अब क्या करना है, इन दोनों को अट्रैक्ट करवाइए। अगर मैंने इसका ये वाला सिरा, इसको ए बी नाम दे देता हूं, इसका ए सिरा नॉर्थ के पास ले गया तो भी अट्रैक्ट हुआ, बी सिरा ले गया तो भी अट्रैक्ट हुआ, ठीक है। दोनों ही केसेस में मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये दोनों ही सिरे में देखने को मिल रहा है कि अट्रैक्ट हो रहा है। अर्थात मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो दिख रहा है, ये मेरा मैग्नेट नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये भी मैग्नेट होता ना तो चलिए मान लेता हूं ए सिरा इसके पास में आता तो अट्रैक्शन होता, लेकिन जब बी सिरा आता तो क्या होने लगता भाई? रिपल्शन होने लगता, है ना भाई। हो सकता है नॉर्थ और इसका ये साउथ होता तो अट्रैक्शन होता, लेकिन जो दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो जाएंगे तो रिपल्शन होता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि भैया एक जो छड़ है और एक है वो क्या है भाई? दूसरा जो है वो चुंबक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड सेगमेंट सी सेगमेंट में। सी सेगमेंट में क्या है भाई? तो सी सेगमेंट में समझेंगे ये 4 मार्क्स का आना है और केस स्टडी बेस, मतलब एक कंडीशन दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़ना है और इसके आधार पर दिए गए नीचे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो चलिए निम्नलिखित केस आधारित गद्यांश को पढ़िए और गद्यांश के बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब तार के वृत्ताकार कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के पास चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ये देखिए, ये एक वृत्ताकार कुंडली है बेसिकली, और यहां पे ये जो रखा गया है ना, ये एक पैड रख दिया ऐसे ही पुट्ठा कुट टाइप। उससे क्या होगा भाई? तो इससे ये होगा कि भाई यहां पे मैं इस प्लेट पे मैं ऐसे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को मैं निरूपित कर सकता हूं, बस इसके लिए। बाकी आप अभी इमेजिन करेंगे कि ये जो था ना, ये देखिए ये पूरा ऐसे गोले में है, ठीक है ना, ये कंप्लीट गोले में है भाई, ऐसा कटवट कुछ नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। जब तार के वृत्ताकार कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के पास चुंबकीय बल रेखाएं होती है जो लगभग गोलाकार और संकेंद्री होती हैं। ये लगभग कैसे दिख रही है? गोलाकार। और सन केंद्री का मतलब क्या भैया? तो सन केंद्री मतलब सबके समान केंद्र होंगे, एक ही केंद्र पे सभी गोले बने हैं। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में चुंबकीय बल रेखाएं सीधी होती हैं, ठीक है। वृत्ताकार इसके मतलब देखिए केंद्र में देखेंगे, यहां पे केंद्र में, तो ये देखिए ये दोनों की वजह से यहां पे जो फील्ड लाइंस दिख रही है वो कैसी दिख रही है भाई? सीधी। अच्छा आप एक बात बताइए, ये सीधी क्यों हो गई? तो भाई एक बात समझते हैं, बहुत बड़ा अगर गोला हो और उसकी छोटी सी एक आर्क आप लेंगे तो वो मुझे सीधा ही तो दिखेगा। आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो भाई हमारी पृथ्वी है तो गोलाकार, लेकिन मुझे तो ऐसे समतल दिखता है कि नहीं दिखता है? जो आपके खेल का ग्राउंड है, रोड है, आपको तो ऐसे सीधा ही दिखता है ना, कि वो दिखता है ऐसा कर्व्ड हुआ? नहीं दिखता। कारण क्या है? क्योंकि हम उसके बहुत छोटे से डिस्टेंस को देख रहे हैं। अगर बहुत बड़ा डिस्टेंस देखते मतलब इस अर्थ से, इस प्लेनेट से बाहर जाके देखते तो गोल दिखता। तो मतलब समझ में आता है कि ये जो बीच वाला जो ये पोर्शन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो कह रहे हैं कि ये सीधी रेखा होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमने एनालिसिस छोटा किया। ये देखिए ना, ये छोटा सा कर्व, ये और बड़ा कर्व, और बड़ा कर्व, और बड़ा कर्व, और बड़ा कर्व, अब और बड़ा कर्व, तो अगला कर्व लगभग सीधा ही दिखने लग गया ना। होने को अगर देखा जाए तो वो भी ये क्या है? कर्व है, लेकिन बहुत बड़ा कर्व है। इसलिए हम कहते हैं कि जो सेंटर से लाइन जाएगी वो कैसी जाएगी? सीधी जाएगी, ठीक है ना, ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली या वृत्ताकार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति तार के निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये जो एरिया है, यहां पे दूसरा चुंबक ले आऊंगा तो वो चुंबक क्या करेगा भाई? आकर्षण या प्रतिकर्षण का काम करेगा।
दूसरा चुंबक इसके आसपास में रखेंगे तो उस चुंबक का क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब बल आरोपित करेगा। यानी ये जो लाइनें बनी हैं ये अल्टीमेटली बल बता रही हैं, ये चुंबकीय बल को निरूपित कर रही हैं। अब इनकी शक्ति जो है, इन चुंबकीय बलों की जो शक्ति है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगी, उनकी बात कर रहे हैं भाई। तो पहला तो ये कि कुंडली के माध्यम से बहने वाली धारा, सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि इसमें से जो धारा जा रही है, ठीक है ना, ये जो धारा जा रही है, ये भाई ये उल्टा है ना, ये आई, ये जो धारा जा रही है आई, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, ज्यादा ताकतवर, मतलब ज्यादा करंट अगर इसमें से पास किया जाएगा तो ये जो लूप्स बन रहे हैं यहां पे जो चुंबकीय बल है उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अगला, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या, ये जो कुंडली है ना इसकी त्रिज्या भाई, ठीक है, त्रिज्या जैसी होगी, मतलब त्रिज्या अगर छोटी होती जाएगी तो ये लूप्स कैसे बनते जाएंगे, छोटे बनते चले जाएंगे तो घने लूप्स बनेंगे। ठीक, वृत्ताकार कुंडली में तारों के फेरों की संख्या, ये जो लपेटे गए हैं ये तो एक कुंडली है, अगर मैं इस तरीके से और भी ऐसे तार लपेट दूं बिल्कुल इसी तरीके से, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है भाई, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, मतलब ये जो मैं ये घुमा रहा हूं देखिए, एक फेरा और बन गया, एक फेरा और बन गया, एक फेरा और बन गया, ये है। और बड़ा त्रिज्या अगर कहते हैं तो बड़ा त्रिज्या कहने का मतलब है कि भाई ये रही, एक और यहां पे मैं ले लेता हूं, ये देखिए ये बड़ा त्रिज्या हो गया, ठीक है ना, रेड वाले छोटे त्रिज्या की कुंडली थी, ब्लैक वाली ये बड़ी त्रिज्या की कुंडली होगी। तो मतलब इन तीनों कारकों पर क्या है भाई, ये निर्भर करता है। फेरों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई, जिसमें दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लागू करके क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात की जा सकती, मतलब यहां पे जो ये मुझे दिख रहा है, यहां पे दाहिने हाथ के अंगूठे का जो नियम है वो लगा करके यहां पे इन रेखाओं की दिशा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या है भाई, तो अंगूठे का नियम ये था कि अंगूठा रखिए विद्युत धारा की दिशा में तो उंगलियां बताएंगी, ये देखिए यहां पे जा रहा है, ये उंगलियां बता रही है किधर, कि यहां पे चुंबकीय बल रेखा अंदर की तरफ है, बल रेखाएं किधर है भाई, बल रेखाएं अंदर की तरफ, और यहां पे किधर, बाहर की तरफ। अंदर जा रही बल रेखाओं को क्रॉस से शो करते हैं और बाहर आ रही को डॉट से। अब आप कहेंगे बी साइड में, तो बी साइड में देखिए नीचे आ रहा मतलब इधर से बाहर इधर से अंदर, तो मतलब यहां पे क्रॉस, यहां पे फिर से डॉट। ठीक है ना, तो मतलब अब क्वेश्चंस की बारी, अब जरा क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताइए, पहला ही क्वेश्चन आ गया भैया, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताइए। अगला है, एक लंबी क्षैतिज विद्युत लाइन पूर्व से पश्चिम दिशा में 100 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रही है, इसके 1 मीटर नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे हम। वृत्ताकार कुंडली में धारा के अक्ष के अनुदिश दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमें किस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। चलिए एक एक करके जरा हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम बताइए। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है भाई, कि अगर मान लीजिए कि आपका ये जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को निरूपित करता है, तो ये घुमाव, उंगलियों का जो घुमाव है वो किसको निरूपित करता है भाई, तो यही तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को निरूपित करता है ना। यहां पे देखिए ना, ये अंगूठा धारा की दिशा को अपन ऐसा समझ लेते हैं, इसका जो निब है धारा की दिशा है ना, इस अंगूठे को पेस्ट कर दीजिए यहां पे, ये धारा की दिशा में। अब ये उंगलियों घुमाइए, देखिए ये यहां से ऐसे घूमते हुए ऐसे ही जाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगा। ये क्या चल रहा है भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चल रहा है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। ठीक, अच्छा पढ़ लेते एक बार। तो कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालों को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है। देखिए डायग्राम में दिख रहा है, तो आपकी उंगलियां चालों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। इस नियम को ही दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। भैया देखिए ये उंगलियां जो है, ये जो ग्रीन कलर से आपको यहां पे दिख रहा है, ये देखिए मैं बना देता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है भाई, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यहां पे क्या दिख रहा है, तो ये ऊपर की तरफ करंट, ये जो अंगूठे से पकड़ा है देखिए ऊपर की तरफ है। उंगलियों की बात करें तो ऐसी घूमी हुई है उंगलियां, ये ऐसी घूमी हुई उंगलियां, उंगलियां ऐसी घूमी हुई। ठीक है, तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हो गया भाई। अगला क्वेश्चन, एक लंबी क्षैतिज मतलब भाई जो हॉरिजॉन्टली ऐसा पड़ा, ठीक है ना,
विद्युत लाइन पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैसे देखते हैं भाई? तो हमें मैप देखना आता है भाई, कैसे? ऊपर कैसा होता है? नॉर्थ, और नीचे क्या होता है भैया? साउथ, ठीक है ना? इधर साइड में क्या होता है? इधर साइड में है भैया हमारा ईस्ट, और इधर साइड में हमारा वेस्ट, ठीक है ना? हम ऐसा भी ध्यान में रखते हैं कि जो हमारा मैप है, मैप के अकॉर्डिंगली जम्मू कश्मीर भाई नॉर्थ में है ना? और जो बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी डिशेस जो बनती हैं, है ना, बहुत लोगों को भाई बिल्कुल जुबान पे ही रटी होती है, साउथ इंडियन डिशेस। साउथ इंडिया मतलब नीचे नीचे, है ना? ईस्ट कहते हैं ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पूरब में है भाई, और कहते हैं पश्चिम बंगाल है, ठीक है? जो एसएसटी वाले सर है उनसे समझिएगा इसको भी, है ना, कि क्यों ऐसा कहते हैं भाई, है पूरब में और कहते हैं पश्चिम बंगाल है। चलिए, हमारे लिए क्या भाई, पश्चिम बंगाल पूरब में है, ऐसा हमने करके याद रखिए। तो ईस्ट उधर हो गया और वेस्ट किधर हो गया भाई, उसका ऑपोजिट। अब ये क्यों चाहिए था मुझे? क्योंकि इन्होंने कह दिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व मतलब ईस्ट ये हो गया और वेस्ट ये हो गया, ठीक है ना? क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऐसा ही रखना था, फ्लैट। 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है? देख लेते भाई, इन्होंने कह दिया कि भैया इसमें 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी, ठीक है, कर दिया। इसके 1 मीटर नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, देखिए आपको सिर्फ दिशा ज्ञात करनी है ना? 1 मीटर नीचे, मैंने ऐसे ही डॉट 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 कर दे रहा हूं, मैं मान लेता हूं यहां पे ये 1 मीटर हो गया, है ना? ये जो डिस्टेंस है कितना? 1 मीटर। ये बिंदु P है, यहां पे मुझे बताना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ध्यान रखेंगे कि जो क्लास 10th है, यहां पे आपको इंटेंसिटी कैलकुलेट कहीं भी नहीं करनी, मतलब वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी भाई। 10th क्लास के आपके बोर्ड के सिलेबस में ये कवर नहीं होता है, इसलिए यहां पर भी देखेंगे तो सिर्फ दिशा पूछा है उन्होंने, ठीक है? हमने जरूर एनटीएससी और ओलंपियाड के समय में इसको देखा हुआ है, लेकिन यहां पर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से नहीं है भाई, है ना? यहां पर सिर्फ दिशा बतानी, डायरेक्शन बताना है। तो मतलब ये जो न्यूमेरिक टर्म्स देते हैं 100 और 1 मीटर, इसका बहुत बड़ा कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए। चलिए, तो क्या करें? धारा की दिशा, धारा की दिशा इधर, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम ही लगेगा भाई। तो यहां पे क्या होगा? ये अंगूठा किधर जा रहा है? ये अंदर की तरफ, और नीचे साइड में क्या होगा? ये बाहर की तरफ। मतलब अंगूठा तो है धारा की दिशा में, उंगलियां बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो यहां पे उंगलियां अंदर, यहां पे बाहर। मतलब ऊपर बात करें तो क्रॉस, नीचे बात करेंगे तो क्या मिल रहा है? डॉट। डॉट मतलब क्या बोला? बाहर आएगी, ठीक है? किधर आएगी? बाहर आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। या फिर अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख दूं ऐसा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये ऊपर क्या है? नॉर्थ, नीचे साउथ। या फिर इसी चीज को मैं लिख सकता हूं क्या भाई? मैं लिख सकता हूं इसको नॉर्थ से, ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ, ठीक है? नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना? नॉर्थ पे एंटर हुए, साउथ से बाहर निकल गए, ऐसा ही चलता रहेगा भाई, ऐसा। तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब ये भी हो गया हमारा एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्ताकार कुंडली में धारा के अक्ष के अनुदिश दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच हमें किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है? मतलब जो वृत्ताकार कुंडली है ना, धारा के अक्ष के अनुदिश दूरी और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में हमें किस प्रकार का वक्र प्राप्त होता है, ठीक है ना? मतलब अगर हम बात करते हैं कि भाई यहां पे जो वक्र कैसा प्राप्त होता है, इसकी बात करते हैं, तो वक्र कैसा प्राप्त हो रहा है भाई? ध्यान से देखिए, यहां पे जो वक्र जो प्राप्त हो रहा है वो कैसा प्राप्त होता है भाई? तो ये संकेंद्री वक्र प्राप्त होता है, ठीक है? कैसे वक्र प्राप्त होते भाई? ये सभी संकेंद्री, संकेंद्री मतलब सबका जो केंद्र है वो समान है। ये देखिए, ये सभी संकेंद्री वक्र हमको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा आखिरी कि संकेंद्री वक्र हमें देखने को मिलते हैं भाई। अच्छा, अब एक और काम है यहां पे, इसी का अथवा एक धारावाही सीधे चालक को पूर्व से पश्चिम दिशा में रखा जाता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहे हैं यहां पे कि एक कंडक्टर है, एक चालक है, उसको वही पूरब से पश्चिम की दिशा में, ईस्ट से इधर वेस्ट की तरफ रखा गया, ठीक है ना? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चूंकि पृथ्वी पे रखा गया, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण
कंडक्टर द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझूं कि यहां पे हमारे पास में एक अलग कलर से देख लेते हैं, ये हो गई हमारे पृथ्वी पे रखी हुई है। तो पृथ्वी का जो अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोल की, तो मैग्नेटिक पोल हमारा ज्योमेट्रिक पोल से या ज्योग्राफिकल पोल से थोड़ा सा अलग है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। ठीक है, जैसा कि हमको मालूम है कि भैया जो हमारा ज्योग्राफिक पोल की बात करते हैं तो उसको ऐसा कर देते हैं, पृथ्वी का ऐसा काट दिया, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। लेकिन एक्चुअल में जब मैग्नेटिक की बात करेंगे तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ, थोड़ा सा टिल्ड है, इसीलिए देखा होगा ग्लोब को भी टिल्ड बनाते हैं भाई, टेढ़ा रखा होता है। चलिए हम जरा बात करते हैं इसके हिसाब से। तो मुझे पता चल गया कि जो अर्थ है, अर्थ का ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा मेरा अर्थ का साउथ पोल। ठीक है, ये अगर फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं तो यहां पे मुझे पता है कि ये जो होगा है ना, यहां पे नॉर्थ साइड इसका हो गया, मतलब नॉर्थ साइड ये है और साउथ साइड ये, यानी यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो बनेंगी उनका लाइन अगर बनाऊं तो ऐसा ही होगा भाई। ठीक है ना, यहां से अंदर और नीचे साइड से बाहर। तो ये अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसके द्वारा जो बल अनुभव किया जाएगा उसकी जो दिशा होगी है ना, तो ये क्या हो जाएगी भाई, ये प्रतिकर्षित हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो सिरा है ये साउथ में, और ये वाला जो ये देखिए ये नॉर्थ है ना, तो ये नीचे और ये ऊपर की तरफ, मतलब ऐसा ये घूम जाएगा। ठीक है, मतलब वेस्ट वाला सिरा साउथ की ओर तथा ईस्ट वाला जो सिरा है वो नॉर्थ की ओर। ठीक है, नॉर्थ की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो मतलब इसकी दिशा मुझे मिल गई कि ये किधर की तरफ झुकेगा भाई, किधर की तरफ टिल्ड होगा भाई, घूम तो रहा है लेकिन किधर घूमेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली इधर घूम जाएगा। ठीक है, चलिए क्यों, क्योंकि ये भी एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इसके पास भी चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी की भी चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसको फ्रीली लटकाया कंडक्टर को तो ये घूमेगा। चलिए भाई, यहां तक हम देख चुके हैं अपने तीनों ही सेगमेंट के सभी क्वेश्चंस को, और हमने बहुत अच्छे से इसके आंसर्स को भी देखे, और हमें इसे पता भी चल गया कि हमारी तैयारी अभी कितनी पूर्ण हो चुकी है। तो भाई अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट और एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में कुछ और सैंपल पेपर्स के साथ, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके, क्योंकि हमें इस बार पूरे में से पूरे नंबर चाहिए बोर्ड में। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।